दोस्तों, क्या आपको पता है उत्तर वैदिक काल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या फिर धार्मिक रूप से, वो क्यों हुए? और इसके बारे में अगर इसका जवाब आपको जानना है तो इससे पहले का जो वीडियो है उत्तर वैदिक काल का, उसमें ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस या इस पर स्टडी कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम पुनः एक बार वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के पार्ट 4 में वैदिक कल्चर और वैदिक पीरियड के ही उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व में को अंकित किया गया है और इस दौरान वैदिक सभ्यता को साक्ष्यों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया था। ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। ऋग वैदिक काल के बारे में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं उसके बारे में पढ़ा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब उत्तर वैदिक काल में भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। वीडियो लंबी होने के कारण से मैं उसको सिर्फ वहीं तक राजनीतिक जीवन के पर प्रभाव तक ही था। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में। एक बात और मैं कहता हूं दोस्तों कि जिस प्रकार से अदर्स चैनल्स में अगर आप देखते होंगे कि टॉपिक एक बना दिया जाता है और उस पर फिर ऑडियो वो अपना स्टडी कराते हैं, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि मैं साथ के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। अर्थात प्रोवाइड इन सेंस कि जो मैं इसमें अगर आपको जैसे इसमें देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, अबाउट द लैटर वैदिक पीरियड, जो भी पॉइंट्स है इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक नोट्स बनाना तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं और बाद में फिर आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसी कारण से मैं इस प्रकार से स्टडी कराता हूँ। नहीं तो मैं भी अगर चाहूँ तो दूसरों की तरफ पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे कि पॉइंट लिखा और उसके बारे में डिस्कस करके बता सकते हो। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि डिस्कशन भी हम यहाँ पर, स्टडी भी हम कर रहे हैं और साथ के साथ आप नोट्स भी बना लें। तो मेरे अनुसार से द बेस्ट वे जो है वो टीच करने का तो यही है कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर लिखा हुआ वो बाद में भी आप उसको पढ़कर उसको लर्न कर सकते हैं। एक बात और है कि अगर आप मेरे वीडियो को देखकर जो मैं इस समय ये नोट्स है या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको लर्न करते हैं तो वैदिक काल से जुड़े हुए 95% क्वेश्चन का जवाब आप इजीली दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोज़ को देखो, इन पर नोट्स बनाइए और इसको लर्न कीजिए। लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए और फिर लर्न कीजिए। सिर्फ रटना नहीं है, समझना है और फिर लर्न करना है। तो बिना छड़ गवाए स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है वो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का। यहाँ पर ये जो 600 ईसा पूर्व, यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोग इसको 500 तक ही मान्य करते हैं और कुछ लोग 600 ईसा पूर्व के अनुसार से। तो प्रारंभिक जो वैदिक काल था उसके बाद तथा प्राचीन भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन युग का कोई प्रतीक था तो वो था उत्तर वैदिक काल। और उसका रीजन क्या था मैंने आपको ऑलरेडी पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि इसी समय लौह युग का भी प्रारंभ हुआ था, अर्थात लोहे का खोज हुआ था। और लोहे का खोज होने के कारण से बहुत ही बड़ा, बहुत ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस समय हुआ था। किस किस फील्ड में? सामाजिक फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में और धार्मिक फील्ड के साथ साथ आर्थिक रूप में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। क्योंकि जो लोहे है, लोहे का जो लोहे से बने हुए जो औजार थे वो मुख्यतः जो थे वो कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। जब कृषि ज़्यादा हुई तो उससे क्या हुआ, आर्थिक रूप से जो सोसाइटी उस समय की थी वो क्या हुई, संपन्न हुई। जब आर्थिक रूप से संपन्न हुई तो जो वहाँ के राजा थे उनको ज़्यादा टैक्स दिया जा सका। उसके बाद से जो राजा थे जिनके पास अगर पैसा आया तो अपने सैनिक शक्ति को सही किए और फिर उसके बाद से क्या हुआ, राज्य का विस्तार किया गया। जो राज्य था, जो क्षेत्र था इनका, इस क्षेत्रों का विस्तार हुआ, जो कि राजनीतिक जीवन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो वो हमने सारा यहाँ पर
ये सब कुछ उसमें डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा देखा है वो वीडियो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर देखिएगा। इस समय हम उत्तर वैदिक काल को एक रिवीजन के रूप में देखते हैं कि इसमें क्या क्या था। उत्तर वैदिक काल से तात्पर्य ऋग वैदिक काल के बाद के काल से है। यह युग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास के लिए जाना जाता है। जो प्रारंभिक वैदिक काल में ग्रामीण अर्थ खानाबदोश जीवन शैली से अधिक अस्थायी और कृषि प्रधान समाज की ओर क्या था, बदलाव को दर्शाता है। इस काल में 3 परिवर्तित वेद संहिताएं अर्थात सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता के साथ साथ चारों वेदों के ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना भी हुई थी। और इसी युग में प्रमुख ग्रंथ जिनमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद शामिल है, ये भी इसी युग में उत्तर वैदिक काल में ही हुए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन पर्पज से मैंने यहाँ पर बताया। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, तो शुरू करते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था थी जटिल हो गई। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म न होकर जाति हो चुका था। वैश्यों को अनावश्यक बलिकृत उत्पादन कार्य करते थे, कर देते थे तथा शूद्र को अनावश्यक प्रेस्य अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला कहा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, राजा की शक्तियाँ बढ़ी। इसमें जब राजा की शक्तियाँ बढ़ी तो उससे क्या हुआ, उन्होंने राजा की शक्तियाँ बढ़ने के कारण से जो सभा और समिति नामक 2 संस्थान थी और जो विदत थी, विदत तो बिल्कुल विलुप्त हो गई और सभा और समिति भी क्या थी, वो थी उस समय भी, लेकिन वो कमज़ोर हो चुकी थी। उनमें वो पहले जैसी जो उनके प्रशासनिक कार्य थे वो उस प्रकार से नहीं होते थे। सभा और समितियों पर बेसिकली जो प्रिंसेस थे उस समय के राजकुमार थे और जो ब्राह्मण थे उनका क्या हुआ था, आधिपत्य हो चुका था। तो सभा और समिति अपने पूर्ण के रूप में नहीं थी, जिसके कारण से राजा की जो ताकत था वो बढ़ चुका था। राजा के ताकत बढ़ने के कारण से जो वर्ण व्यवस्था थी वो जो कर्म के आधार पर ना होकर क्या हुआ, जन्म के आधार पर प्रारंभ हो गया था। जैसे सबसे पहले तो भगवान को माना जाता था, लेकिन उसके बाद से ब्राह्मण के बाद फिर क्षत्रिय के बाद वैश्य के बाद शूद्र और शूद्र के बाद से और जातियाँ जो अनटचेबल थी। तो इस व्यवस्था में जो वैश्यों को बलि मतलब क्या होता था, बलि मतलब उस समय होता था कर। बलि का मतलब ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में बलि मतलब कर था। तो वैश्यों को क्या किया गया था, अनिकृत मतलब उत्पादन करते थे और कर देते थे, तो उन्हें ज़्यादा कर देना पड़ता था। और जो शूद्र थे उन्हें अनस्य प्रेम मतलब दूसरों की सेवा करने वाला कहा गया। During this period, the one system had become complex. The basic of one system was caste rather than work. Vaisya were called anashya balikrit. They used to production work and pay taxes. Shudra were called anashya press, those who serve other. तो उस समय क्या था, जो एक उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में जो सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ था वो क्या था, वर्ण व्यवस्था में थी। वर्ण व्यवस्था जो ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई, जन्म के आधार पर हो गई। परिवार अभी भी वही थी, प्रीतस्थात्मक। उस परिवार का मालिक अभी भी जो पिताजी होते थे वो होते थे। अगर पिताजी जिंदा है तो दादाजी होते थे, मतलब प्रतिष्ठात्मक ही थी। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम हुई क्या थी, स्त्रियों की जो दशा थी उसमें गिरावट हुई थी। सभा और समितियों और यज्ञ इत्यादि में भाग लेने से स्त्रियों को वंचित कर दिया गया था। हाँ, कुछ उसमें अपवाद स्वरूप भी थी, जैसे कि मैत्रेयी विदुषी का स्वरूप गार्गी, अपवाद स्वरूप गार्गी और मैत्रेयी विदुषी थी। उस समय भी अपवाद होते थे जैसे कि आज होते हैं। द फैमिली वाज पैट्रिचल एंड द कंडीशन ऑफ द वुमन क्या हुआ था, डेट्रियोट हुआ था। दे वर डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन असेंबलीज, कमेटीज एंड यज्ञ इटीसी। गार्गी एंड मैत्रेय वर द स्कॉलर एज एक्सेप्शन। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गई, और दूसरा स्त्रियों की दशा में गिरावट हुई उस समय। बलि की बढ़ती परंपरा ने ब्राह्मणों की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। बलि मतलब कर या फिर बलिदान से भी यहाँ पर
संबंधित है। तो उसकी जो परंपरा थी वो धीरे धीरे क्या हुई, अंधविश्वास जो बढ़ने लगा, बढ़ने के कारण से क्या हुआ, ब्राह्मणों की जो शक्ति थी वो क्या हुआ, बढ़ने लगा। 3 उच्च वर्ण उस समय जो माने जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये क्या था, ये तीनों वैदिक मंत्रों के अनुसार उपनयन या पवित्र धागे को अलंकृत होने के हकदार थे, जबकि चौथा वर्ण इस समारोह से क्या था, वंचित था। चाहे शूद्र समाज जो था वो इस प्रकार के कोई भी ओकेजन से क्या था, उसे वंचित रखा गया था। द ग्रोइंग ट्रेडिशन ऑफ sacrifice greatly increased the power of Brahmins. The 3 higher one were entitled to be adorned with the upnayan and scared threads according to the वैदिक मंत्र, while the fourth one was deprived from the ceremony. इस प्रकार के किसी भी सेरेमनी से क्या किया गया, तो उसको वंचित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था जैसे कि आप देख सकते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस अवधि में सूत्रों पर अक्षमताओं को लागू करने की शुरुआत भी हुई। दिस पीरियड आल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ डिसएबिलिटीज ऑन द शूद्र। गोत्र की संस्था उत्तर वैदिक युग में हुई। पहले ऋग वैदिक में गोत्र की संस्था नहीं उभरी थी। शुरू में ऋग वैदिक काल में क्या था कि जहाँ पर जो गाय का बाड़ा होता था ना, गोत्र मतलब गौ का रहने का जगह, जहाँ पर गाय का बाड़ा था, वह स्थान जहाँ पूरे कुल के मवेशी रखे जाते थे, उनको गोत्र कहा जाता था ऋग वैदिक काल में। मतलब जहाँ पर पूरे कुल के मवेशी हैं, उस जगह को क्या बोला जाता था, उस जगह को बोला जाता था गोत्र। गोत्र बोला जाता था उस जगह को। लेकिन समय के साथ उत्तर वैदिक काल में इसका मतलब ही बिल्कुल चेंज हो गया। इसका मतलब क्या रख गया, एक ही पूर्वज से वंश होने का हो गया। मतलब जो जिस पूर्वज में है, जिस गोत्र में है, और जो पूर्वज से वंश होता जा रहा है, जैसे मेरे परदादा से दादा, दादा से मैं, तो ये सारा एक गोत्र माना जाने लगा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र इमर्ज इन द लेटर वैदिक पीरियड। इनिशियली इट मीन्स काउ पेन on the place where the cattle of the whole clan were kept, but over time it came to mean descent from a common ancestor. तो गोत्र का उस समय क्या हुआ, गोत्र संस्था जो है उत्तर वैदिक युग में उभरी। एक ही गोत्र या एक ही पूर्वज वाले व्यक्तियों के बीच कोई विवाह नहीं हो सकता था। जैसे कि आज भी आप देखते हैं, आज के भी समाज में एक गोत्र से जुड़े हुए या एक ही पूर्वज से जुड़े हुए व्यक्तियों के बीच में कोई विवाह नहीं हो सकता था। इसका प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ, इसका प्रचलन उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ था। तो जातिगत बहुविवाह का क्या था, व्यापक प्रचलन था। जैसे कि एक गोत्र को, अपने गोत्र को छोड़ के दूसरे गोत्र में क्या होती थी, विवाह होती थी, जैसे कि आज भी होता है। There could be no marriage between the person belonging to the same gotra or having the same ancestor. तो सेम एंचेस्टर या सेम गोत्र होने के कारण से जो एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता था। इस अवधि के दौरान जाति व्यवस्था का और अधिक विकास हुआ तथा विभिन्न जातियों को अलग अलग व्यवसाय सौंपे गए। इस समय क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में चूंकि राजा शक्तिशाली हुए, क्षेत्र का और वृद्धि हुआ, उस दौरान से जो जाति व्यवस्था था वो और तेजी से विकास किया, और उसमें क्या हुआ, विभिन्न जातियों को क्या हुआ, अलग अलग व्यवसाय सौंपे गए। जैसे कि ब्राह्मण को पूजा करने का अधिकार, क्षत्रिय को वॉरियर्स और किंग बनने का अधिकार, वैश्य को बिजनेस करने का अधिकार, जो शूद्र थे उनको अदर जो काम थे उनको वो करने का, अदर सर्विसेज जो थे उसका काम था। तो इस प्रकार से जातियों के आधार पर विभिन्न जातियों को अलग अलग व्यवसाय सौंपे गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कास्ट सिस्टम फर्दर डेवलप एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशन वर असाइन टू डिफरेंट कास्टेस। उत्तर वैदिक युग में रथकार जैसे कुछ शिल्प समूहों को विशेष दर्जा प्राप्त था और उन्हें पवित्र धागा पहनने का भी अधिकार था। इन द लैटिक वैदिक एज सर्टेन क्राफ्ट ग्रुप्स सच एज रथकार enjoyed स्पेशल स्टेटस एंड हैड द राइट टू वियर द स्कैड थ्रेड। तो उसमें क्या था कि जो रथकार थे, क्योंकि वो रथ बनाते थे, उन्हें लकड़ियों को काम करने का ज्ञान था, उन्हें कहते हैं ना कि लकड़ियों से अलग अलग आकृति में
अलग अलग वस्तुओं को आकार देने का ज्ञान था। इसी कारण से उन्हें रथकार थे या कुछ और शिल्पकार थे, उनको विशेष दर्जा दिया गया था। शिक्षा, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कैसी थी? शिक्षा प्रणाली में क्या होता था कि एक भाग के रूप में छात्रकों को शिक्षक के पास ले जाया जाता था और उपनयन संस्कार किया जाता था, जैसे कि उस समय, जिससे छात्र द्विज बन जाता था। क्या बन जाता था? द्विज बन जाता था। तो ये याद रखिएगा कि छात्र जो है वो द्विज कम बनता था। उपनयन संस्कार जब उसको शिक्षा प्रणाली के लिए गुरुद्वारे में या आश्रम में लेकर जाते थे, तो उस दौरान उनका उपनयन संस्कार किया जाता था, जिससे कि जो छात्र हैं वो द्विज बन जाते थे। और अध्ययन की समान अवधि उस समय क्या थी? 12 वर्ष थी, लेकिन इसे 32 वर्ष या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता था। तो एजुकेशन एज पार्ट ऑफ द एजुकेशन, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टेकन टू द टीचर एंड द उपनयन सेरेमनी वाज परफॉर्म, मेकिंग द स्टूडेंट अ द्विज आर ट्विस्ट बॉर्न। द यूजुअल पीरियड स्टडी वाज कितना था? 12 ईयर्स, बट कुड बी एक्सटेंडेड टू 32 ईयर्स आर मोर। तो शिक्षा प्रणाली, जैसे कि हम लोगों ने देखा, हम लोग मूवीज में भी देखते हैं और सुने भी हैं कि जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, वो शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उत्तर वैदिक काल से। वैदिक काल में आश्रम या जीवन के 4 चरणों की अवधारणा अच्छी तरह से स्थापित नहीं थी। देखिए, पता तो था उन्हें, लेकिन डिटेल में नहीं पता था। तो ये अगर सवाल है कि वैदिक काल में आश्रम या जीवन के 4 चरणों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल से ही हुई थी। हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा विस्तृत इसके बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन कालांतर धीरे धीरे जाने के बाद उनको इसका नॉलेज भी हुआ। उत्तर वैदिक ग्रंथों में, जैसे कि हम जानते हैं कि हम 4 आश्रमों के बारे में जानते हैं: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासान्यम आश्रम। लेकिन बाद के वैदिक ग्रंथों में केवल 3 का उल्लेख किया गया। अंतिम चरण का जो चौथा चरण था, वो वैदिक काल में अच्छी तरह से स्थापित नहीं हुआ था। मतलब जो लास्ट का चरण था, जैसे कि संन्यास आश्रम, इसके बारे में ये सही से क्या था, उस समय स्थापित नहीं हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम ऑफ 4 स्टेज ऑफ द लाइफ वॉज नॉट वेल established in the Vedic period. In the post-Vedic text, we hear about the 4 आश्रम। जैसे कि बाद में, अगर हम यहाँ पर उत्तर वैदिक ग्रंथों में हम 4 आश्रम के बारे में जानते हैं, तो वही 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी स्टूडेंट, गृहस्थ हाउस होल्डर, वानप्रस्थ partial retirement, and sannyas complete retirement from the world. But only the 3 mentioned in the later Vedic text, and the last stage of the 4th stage was not well established in the later Vedic period. तो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वन्य आश्रम और संन्यास आश्रम, जैसे कि हम जानते हैं कि 4 आश्रम है, और इन चारों आश्रम के बारे में वैदिक काल में शुरुआत तो हुई थी, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब उत्तर वैदिक काल में एक और चीज़ था, जो सवाल क्वेश्चंस आते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी। ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर थी। उस समय का भी जो समाज था वो क्या था? प्रतिष्ठात्मक ही था, लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार मिलता था। महिलाओं को शिक्षा में, यहाँ तक कि सभा और समितियों में महिलाओं को, यज्ञ में महिलाओं को एक रिस्पेक्ट मिलता था, उनको जगह था। यज्ञ में वो अपने पति के साथ बैठती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी कम हुई थी, पुरुषों से क्या हुई थी? कमतर हो गई थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। वहाँ पर महिलाओं की स्थिति में क्या गिरा? उन्हें आमतौर पर निचले पद दिए जाते थे और पुरुषों से कमतर या अधीनस्थ माना जाता था। द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन, दे वर जनरली गिवन द लोअर पोजिशन एंड वर कंसिडर इंफीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मैन। यहाँ तक कि वे अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार नहीं ले सकती थी। दे कुड नॉट इनहेरिट द फादर्स प्रॉपर्टी, जब तक शादी नहीं होती थी। अगर शादी नहीं हुई है तब तक तो वो उसमें उनका बनता था उत्तराधिकारी में, लेकिन शादी के बाद नहीं होता, जो कि आज भी, अब तो इस समय तो कोर्ट के आदेश के द्वारा वो अब फाइट करके ले सकती हैं, लेकिन ये जो परंपरा है वो उत्तर वैदिक काल से ही स्टार्ट हुई थी। महिलाओं को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने से मना किया गया था, जबकि ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था? सभा और समिति जो थी,
संस्थाएं थी उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। राजा के चुनाव में महिलाओं का भी योगदान रहता था। कुछ महिला धर्मशास्त्री थी, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा था, कुछ महिला धर्मशास्त्री थी जो दार्शनिक चर्चाओं में भाग भी लेती थी, और कुछ रानियों ने भी राज्याभिषेक अनुष्ठानों में भी भाग लिया था। तो कहने क्या मतलब है कि जो अपर कास्ट की औरतें थी उनके लिए तो थोड़ी सी स्थिति फिर भी बेहतर थी, ऋग वैदिक काल के तुलना में नहीं थी, मतलब थी बेहतर। लेकिन जो लोअर कास्ट थी उनमें महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि उन्हें न चर्चाओं में भाग लेने दिया जाता था, न किसी राज्याभिषेक में उन्हें बुलाया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, अगर हम ऋग वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति से तुलना करें तो गिरावट आई थी। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही हम जानते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन उस समय कैसा था उत्तर वैदिक काल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे वैदिक काल के नेक्स्ट पॉइंट, जो कि धार्मिक जीवन और उसका आर्थिक जीवन है, उनमें आपसे पुनः एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।